वेलकम स्टूडेंट। स्वतंत्रता संग्राम के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज के क्लास में आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे देश की आज़ादी में मुख्य भूमिका कांग्रेस ने निभाई, ये बात अपनी जगह पे सच है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य लोगों का या संस्थाओं का कोई भूमिका या महत्व नहीं। वास्तविक बात यह है कि स्वतंत्रता संग्राम में देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी संस्थाएं और विचारधाराएं सक्रिय थी, और ये सारी संस्थाएं और विचारधाराओं ने कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करके और देश के आज़ादी में अपनी महती भूमिका निभाई। इसलिए हम किसी भी संस्था या विचारधारा के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। उन्हीं संस्थाओं में से, सहयोगी संस्थाओं में से या विचारधारा में से एक संस्था है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का अध्ययन करने से पूर्व ये बात बता देना ज़रूरी है कि ये एक ऐसी संस्था थी स्वतंत्रता समय के अंतिम समय में, जिसने अपने आप को स्थापित ही किया था भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। और ये स्वतंत्रता की परिकल्पना अहिंसात्मक संघर्ष पर आधारित नहीं थी, बल्कि युद्ध पर आधारित थी। और इस संस्था ने बाज़ाब्ते तौर पे अंग्रेजों से युद्ध किया और इस युद्ध में इसे विजय भी मिली। यानी आज़ाद हिंद फौज बहुत सारे स्थानों पर ब्रिटिश फौज को पराजित करने में सफल रहा, लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए कि जो आज़ाद हिंद फौज का आधार था, बेस था, यानी जापान, उसकी जब हार हो गई तो इसके सपने पूरे नहीं हो सके। वरना अगर जापान की हार नहीं होती, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र अगर पराजित नहीं होता, अगर वो विजयी हो जाता, तो इतिहास में आज ये लिखा जाता कि भारत ने अपनी आज़ादी लड़कर और छीन कर ली, खूनी संघर्ष से ली। लेकिन एक घटना नहीं घटने से फिर जो है अब इतिहास दूसरा लिखा जाता है कि भारत को आज़ादी कांग्रेस के नेतृत्व में किए गए संघर्षों के माध्यम से प्राप्त हुई। बात समझ में आ रही है? इतना महत्वपूर्ण विषय है ये आज़ादी। ये एक परंतुक नहीं है हमारी स्वतंत्रता संग्राम। ये बजाते तौर पे एक बड़ा अध्याय है कि जिसकी देशभक्ति से किसी को इनकार नहीं हो सकता है। और इस आज़ाद हिंद फौज के साथ जिस व्यक्तित्व का नाम जुड़ा हुआ है वो व्यक्तित्व हैं सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आज के क्लास में हम व्यक्तित्व के रूप में सुभाष चंद्र बोस को देखने जा रहे हैं और संस्था के रूप में आज़ाद हिंद फौज को देखने जा रहे हैं। और ये दोनों आपस में अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कहीं पर इसका वर्णन किया जाएगा, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और एक समय ऐसा आएगा कि उस समय हम लोग पूरा का पूरा ध्यान आज़ाद हिंद फौज पर देंगे। शुरू करते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो आज़ाद हिंद फौज के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है अभिन्न रूप से, वह है सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है। और जहां तक सुभाष चंद्र बोस का प्रश्न है, तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। और जहां इनका जन्म हुआ था
वो स्थान था कटक, जो वर्तमान समय में उड़ीसा में आता है। ठीक है। प्रारंभिक जो शिक्षा उन्होंने कटक से ही प्राप्त किया और स्नातक शिक्षा कलकत्ता से प्राप्त किया और वो 1919 ईस्वी में लंदन चले गए और 1920 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। परंतु त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। तो पहले ये समझते हैं हम लोग, तो इस क्रम में पाते हैं कि जो नेताजी थे वो एक कायस्थ परिवार में उन्होंने जन्म लिया। उनकी जाति क्या थी? कायस्थ। और अपने माता पिता जिनके संतानों की कुल संख्या 14 थी, जिनमें ये पुत्रों में 5वें स्थान पर थे और पुत्र पुत्रियों को मिला करके ये 9वें स्थान पर थे। ठीक है। 14 कुल इनके भाई बहन थे और इन्होंने उस समय जो शिक्षा प्राप्त की वो कटक में प्राप्त की। इनका जन्म कटक में होता है और कटक आज उड़ीसा में, लेकिन उस समय वो जिस समय इनका जन्म 1897 में हुआ था, उड़ीसा जो है वो स्वतंत्र राज्य नहीं था बल्कि बंगाल के अधीन था। और ये उड़ीसा एक बंगाल का जिला था, एक डिस्ट्रिक्ट। जैसे उदाहरण के लिए बिहार, तो बिहार बंगाल के अधीन था और संपूर्ण बिहार क्या था? बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट था, एक जिला। तो उसी तरीके से उस कटक की स्थिति थी। अगर तत्कालीन परिवेश में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि बंगाल प्रेसिडेंसी के कटक नामक जिले में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता थे वो एक वकील थे, शुरू में सरकारी वकील थे और अच्छे खासे सुखी संपन्न थे और बाद में चल करके अपने निजी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी इन्होंने और बहुत अच्छा चलता था। तो इसलिए पूरा परिवार जो था वो कटक में रहता था। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए ये कलकत्ता आए और यहाँ इन्होंने दर्शन शास्त्र से स्नातक किया, यानी फिलॉसफी से। और दर्शन शास्त्र से स्नातक जब कर लिया तो आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि इंटर की परीक्षा इन्होंने द्वितीय स्थान से प्राप्त किया था। इनकी तबीयत खराब हो गई। तो स्नातक की परीक्षा में भी इनको डर था कि हो सकता है कि हम पूर्व का अपने रिकॉर्ड को दोहराएं। तो कड़ी मेहनत की और मेहनत के बाद ये प्रथम श्रेणी से स्नातक पास करने में सफल रहे और पूरे कलकत्ता विश्वविद्यालय में इनका रैंकिंग द्वितीय था। यानी इनके ऊपर सिर्फ एक लड़का था टॉपर में और उसके बाद ये सेकंड टॉपर। तो इनके पिता को बहुत लगाव हुआ कि लड़का मेरा होनहार है, तो उनको कहा कि आईसीएस की परीक्षा दो, यानी इंडियन सिविल सर्विस का। तो ये इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा देने के लिए 1919 में स्नातक बनने के फौरन बाद लंदन चले गए। लंदन चले गए तो लंदन में रहना बहुत मुश्किल था। तो रहने के लिए जो है इन्होंने नैतिक शास्त्र का एक स्कूल था जहाँ नैतिक शास्त्र एथिक्स की पढ़ाई होती थी।
जिसमें बहुत कम लोग एडमिशन लेते थे। तो वहाँ इन्होंने एडमिशन ले लिया ताकि रहने के लिए जगह मिले। वो जो स्कूल था बोर्डिंग स्कूल था जिसमें रहने खाने की व्यवस्था थी। तो सिर्फ उस वजह से इन्होंने नैतिक शास्त्र में ग्रेजुएशन करने के लिए उस स्कूल में जो है वो एडमिट हो गए। और असल उद्देश्य था उनका ICS बनना, क्योंकि अपने पिता को दिखाना था कि हम योग्य हैं। तो एक ही वर्ष की तैयारी में वो ICS बनने में सफल रहे और पूरे उस वर्ष के 1920 के ICS की परीक्षा में इनका चतुर्थ स्थान, यानी 1 to 10 में। लेकिन सुभाष चंद्र बोस पर स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का आरंभ से ही काफी प्रभाव था। जब ये स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उसी समय सत्यार्थ प्रकाश या जो विवेकानंद का शिकागो का भाषण है उसके एक बहुत बड़े अध्येता थे और उनकी विचारधारा से काफी प्रभावित थे। और दोनों की विचारधारा क्या चीज थी? तो राष्ट्रवाद से पूरी तरीके से ओतप्रोत। भारत में 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक में या 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में राष्ट्रवादी भावना का जो उभार आया उसमें अन्य लोगों ने भी भूमिका निभाई, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण थी। और ऐसी परिस्थिति में इन पर जब प्रभाव था तो इनको ICS की नौकरी करना देशद्रोह के समान लगा कि हम जो है वो देश हमारा गुलाम है और उस गुलाम सत्ता के अधीन हम इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं। तब इन्होंने वहाँ से चिट्ठी लिखी अपने बड़े भाई जो दूसरे नंबर सबसे बड़ी बहन थी। उसके बाद दूसरे भाई को चिट्ठी लिखी तो भाई ने बहुत भावपूर्वक इसका उत्तर दिया कि हम भी बहुत परेशान थे, तुम इस तरह से अगर ICS ज्वाइन करने का फैसला नहीं करते हो तो पूरा परिवार तुमसे खुश होगा। यानी सब पारिवारिक सपोर्ट मिला नेता सुभाष चंद्र बोस को कि इतना बड़ा परीक्षा पास करने के बाद कोई लड़का देश प्रेम के लिए, देश की सेवा करने के लिए और देश को गुलामी की जंजीर से मुक्त करने के लिए भावना रखता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राष्ट्रवाद, बहुत बड़ा नेशनलिज्म है। ये हुआ कि अपना सब कुछ अपने देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हम न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो हम ये बात यहाँ पर रुक करके आपको इसलिए बोल रहे हैं कि देश के आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने महती भूमिका निभाई, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी सुख सुविधा, अपना ऐशो आराम, अपना धन, अपनी संपत्ति, यहाँ तक कि अपना जीवन। तब इतने मुश्किलों के बाद आपको देश की स्वतंत्रता प्राप्त हुई और देश के स्वतंत्रता में अशिक्षित लोगों के द्वारा ये स्वतंत्रता नहीं दिलाई गई, बल्कि टॉप के जो नेता थे वो अपने स्तर पर अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विद्वता को प्रमाणित किया था कि हम काफ़ी पढ़े लिखे हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने ही जो चौथा स्थान प्राप्त किया, इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो काफ़ी योग्य व्यक्ति थे, तभी वो ICS के चौथे स्थान पर आए थे। तो ऐसे आदमियों का, ऐसे लोगों की मानसिकता का सामना करना अंग्रेजों के लिए संभव नहीं था, क्योंकि मानसिक रूप से भारत के लोग भी जो है काफ़ी सक्षम थे। और जब ये लोग उभर करके सामने आए तब फिर स्वतंत्रता संग्राम को चलाना और आसान हो गया और अंग्रेजों का उसको मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल था। ठीक है, आज के कंटेक्स्ट में इसको ऐसे ले सकते हैं कि आज भी हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ हो, तब देश जो है उन्नति करेगा। क्योंकि आपको आज़ादी जो मिली है वो ऐसे नेताओं के नेतृत्व में मिली है जिनकी विद्वता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, वो अपने आप में काफ़ी विद्वत। क्लियर? अब देखिए कि सुभाष चंद्र बोस का भारतीय राजनीति में प्रवेश।
भारतीय राजनीति में प्रवेश। इस शीर्षक के अधीन जो हम कुछ बिंदुवार बोलेंगे वो ये कि 1921 में चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कांग्रेस में प्रवेश किया। ठीक है। उन्नीस सौ 1921 में ही वो प्रथम बार जेल गए और कुल 11 बार जेल गए। ठीक है। उसके बाद 1923 से 25 तक कलकत्ता नगर निगम के CEO रहे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया इन्होंने। उन्नीस सौ 30 में कलकत्ता के मेयर बने। और 1933 से 36 तक यूरोप में रहे। ठीक है। 1938 में वो हरिपुरा जो गुजरात में है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद 1939 त्रिपुरी जो जबलपुर के निकट में कांग्रेस के अध्यक्ष। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक जीवन का जो
व्याख्या है वो हम दूसरे खंड में करने जा रहे हैं। पहले हमने क्या बताया आपको कि आईसीएस परीक्षा से त्यागपत्र दे दिया। तो जिस समय वो लंदन में थे उसी समय वो चित्तरंजन दास और गांधी जी के बारे में पूर्व परिचित हो गए थे और इन दोनों से वो पत्राचार कर रहे थे वहाँ से। जब 21 में भारत पहुंचे गांधी जी, पहले लेक्चर सुन लीजिए तब लिखिएगा, बोर्ड पर रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ आधार है आपका, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, तब सीक्वेंस मिलेगा आपको और तब लेखनी काफ़ी मजबूत होगी। तो हम बता रहे थे आपको 21 में जब भारत लौटे तो उस समय गांधी जी मुंबई में थे, यानी बम्बई उस समय का, और असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो गांधी जी से मिलने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले मुंबई गए, यानी बम्बई गए, और वहाँ भेंट की। गांधी जी नेताजी से काफ़ी प्रभावित, एक ऐसा युवा, एक ऐसा लड़का जो आईसीएस बन करके देश छोड़ करके देश सेवा करने आ रहा है, इसका मतलब काफ़ी महान है। गांधी जी एक व्यवहारिक के राजनीतिक थे। उन्होंने कहा कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप चित्तरंजन दास के नेतृत्व में बंगाल में आंदोलन कीजिए, क्योंकि आपका कार्यक्षेत्र। तो गांधी जी से अनुमति लेकर के वो चित्तरंजन दास के मिलने के लिए कलकत्ता आए और चित्तरंजन दास ही उनके राजनीतिक गुरु। जिस प्रकार से गांधी जी के राजनीतिक गुरु माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, उसी प्रकार से चित्तरंजन दास को राजनीतिक गुरु माना जाता है किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो उस समय बंगाल में भी असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो घटनाक्रम में नेताजी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं 1921 में, और ये उनकी प्रथम गिरफ्तारी थी। और जब गिरफ्तार होते हैं तो संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यानी 21 से लेके कह लीजिए 40 तक या 41 तक, कुल 11 बार वो गिरफ्तार हुए। और इस गिरफ्तारी में, इस काल में अधिकांश समय उनका जेल में व्यतीत हुआ, यानी, और इस बीच में उन्होंने अनेक जगहों पे लाठियां खाई। यानी जिस व्यक्ति को लाठी चार्ज करने का ऑर्डर देने की शक्ति थी, वो व्यक्ति अब अपने देश के लिए जो है उन्हीं पुलिसों से लाठी खा रहा है। इसी से आप उनकी महानता का अंदाजा लगा सकते हैं। चित्तरंजन दास के अधीन आ जाने के बाद आपको पता है 1922 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना के बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने वापस ले लिया। तो चूंकि ये चित्तरंजन दास के अधीन थे, इसलिए उन्हीं के विचारधाराओं से प्रभावित होकर के ये भी चित्तरंजन दास के साथ अलग हो गए। और चित्तरंजन दास ने एक नया पार्टी बनाया था, हालांकि वो कांग्रेस से हटकर नहीं था, कांग्रेस के अधीन ही माना जाता था। अब वो था अखिल खिलाफत स्वराज दल, जिसका विवरण पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके तहत 1923 में जब इलेक्शन हुआ, क्योंकि 1919 के बाद 1923 में इलेक्शन हुआ, तो उस 1920 में इलेक्शन के बाद 1923 में इलेक्शन हुआ, क्योंकि उस समय केंद्रीय विधान परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष 1919 के अधिनियम निर्धारित किया गया। तो 1920 में जो प्रथम चुनाव हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत, वो काफ़ी सफल नहीं था। लेकिन 23 में हुआ, तो इसमें स्वराज दल ने इसी नियत से अपने आप को स्थापित किया था, चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। गेही में उसका फैसला हुआ था 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में। तो इस इलेक्शंस में चित्तरंजन दास कलकत्ता के मेयर चुन लिए गए। तो कलकत्ता के जब वो मेयर चुने गए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इस रूप में वो चित्तरंजन दास के सारे कामों को करते थे। जब 25 में उनकी मृत्यु हो गई चित्तरंजन दास की, तो ऐसी परिस्थिति में इनका झुकाव जो था वो कांग्रेस के अधीन जवाहरलाल नेहरू की तरफ। जवाहरलाल नेहरू उस समय युवा थे और ब्रुसेल्स में अंतर्राष्ट्रीय औपनिवेशिक समाजवादी सम्मेलन में भाग लेकर के लौटे थे, और वो समय था 1927 का। तो 1927 एक ऐसा समय था जिसमें
दोनों यानी सुभाष चंद्र बोस और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आपस में घनिष्ठ मित्र बन गए। इस मित्रता का एक और कारण था, वो कारण ये था कि दोनों समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति, दोनों सोशलिस्ट थे। और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के अंदर एक समाजवादी गुट का निर्माण सबसे पहले हुआ। तो इसकी परिणति क्या हुई कि 27 में 1927 में याद होगा आपको कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। तो इसी समय इन दोनों ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1927 में लाया था मद्रास अधिवेशन में। जहां तक अभी ब्रिटिश शासन अधिराज देने के लिए तैयार नहीं थी, वादा कर कर के मुकर रही थी। 1917 में सबसे पहले अधिराज देने का यानी डोमिनियन स्टेटस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो वादा किया गया था। तो 17 में नहीं मिला, 19 के अधिनियम में नहीं मिला, तो पूर्ण स्वराज कहाँ से दे देगा, पूर्ण स्वतंत्रता कहाँ से दे देगा। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को चुप कराने के लिए गांधी जी ने यह प्रस्ताव रखा। ये गांधी जी ने यह कहा कि कोई भी मांग मांगने के लिए ज़रूरी है कि मांगने वाले को कुछ समय, देने वाले को कुछ समय के लिए समय दिया जाए। एक बैंक आप मांग के उससे मांगिएगा तो ये नैतिक रूप से उचित नहीं है। तो गांधी जी के कहने पर ये 2 साल के लिए तैयार हो गए, ये दोनों कि 27 में नहीं लेकिन 29 में आप लोग जो है वो। अब 28 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। पुनः यह मुद्दा उठा तो 2 साल के समय को घटा कर करके 1 साल कर दिया गया। ये सब टेक्निकली बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है और यहीं पर से आपसे ऐसा प्रश्न पूछ देता है जहां पर आप जवाब देने में सक्षम नहीं होते। तो एक घटना तो ये चल रहा था 28 में। इसी समय एक घटना ये घटी कि 28 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ। अब 1928 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी मोतीलाल नेहरू कर रहे हैं और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू आयोग बना था, किसके विरोध में बना था, तो साइमन कमीशन के विरोध में। तो उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत हो रही थी और उस रिपोर्ट में स्वराज का मांग नहीं किया गया, पूर्ण स्वराज। उस रिपोर्ट में अधिराजत्व या डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। तो नेताजी ने नेहरू रिपोर्ट के इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया कि हमें नेहरू रिपोर्ट का अधिराजत्व का डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव स्वीकार नहीं। और तब ऐसी परिस्थिति में जब 1929 का कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का हुआ और जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, तब पुनः दबाव डाल कर करके उस 2 वर्ष के समय सीमा को 1 वर्ष कर दिया कि अगर 1 वर्ष में अगर नहीं पूर्ण स्वराज मिला तो अगले वर्ष यानी 29 का जो अधिवेशन होगा उसमें हम पूर्ण स्वराज का अधिराजत्व नहीं मिला तो अगले वर्ष हम पूर्ण स्वराज का मांग करने के लिए स्वतंत्र होते। और यही वजह था कि इस वादे को पूरा करने के लिए 1929 के 1929 का ही लाहौर अधिवेशन हुआ। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता बहुत कम लोग ये जानते हैं गांधी जी करने वाले थे। एक तो अध्यक्षता 1924 का बेलगांव कर्नाटक का उन्होंने किया, जो उनकी जीवन का प्रथम और अंतिम अध्यक्षता थी, बन गई। क्यों बन गई कि 30 की अध्यक्षता वो करने वाले थे, लेकिन युवाओं का इतना प्रभाव था कि गांधी जी ने सत्ता परिवर्तन को उचित समझा कि अब नेतृत्व हम बूढ़ों के पास नहीं रहना चाहिए, बल्कि अब नेतृत्व युवाओं को दे देना चाहिए, वो जो चाहे वो करें। तो इस प्रकार से 1929 की अध्यक्षता बाप के जगह पर मोतीलाल नेहरू के जगह पर कौन करने लगा, तो बेटा। और यहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो। बात समझ में आई? तो ये हुआ, इसके अंदर की घटनाएं पूर्व में हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ हम फोकस क्या करेंगे कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई। तो अब 30 में पुनः इलेक्शन हुआ
तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता मेयर के सीईओ थे, उनके राजनीतिक गुरु के मृत्यु के बाद अब 30 में ये मेयर बन गए। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो ये मेयर बने, तो इस दौर में इनके द्वारा बड़ा क्रांतिकारी काम किया गया कलकत्ते में। अभी आप कलकत्ता जाते होंगे तो बहुत सारे रोड और बिल्डिंग्स के नाम आपको अंग्रेजों के नाम पर मिलेगा, लेकिन बहुत सारे नाम आपको स्थानीय भी मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे सड़कों के नाम, बिल्डिंग के नाम भारतीय भी मिलेंगे आपको। इस समय 30 का जो समय था, कलकत्ता में एक भी भारतीय नाम का कोई स्मारक, कोई रोड नहीं था जो आज दिखाई पड़ता है। नहीं बात समझ रहा है? क्यों? क्योंकि कलकत्ता की स्थापना ही एक अंग्रेज जॉर्ज चार्नक ने 1700 ईस्वी में या 1698 ईस्वी में किया था। इसलिए एक प्रकार से अंग्रेज नगरी थी और शुरू से ही 1911 तक ब्रिटिश शासन की राजधानी रही। तो ऐसी परिस्थिति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रचार प्रसार के लिए कलकत्ता के बहुत सारे सड़कों और भवनों का नाम अंग्रेजी से हटा करके भारतीय कर। तो आज जितना भी भारतीय नामकरण कलकत्ता में आप देखते हैं, वो सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम मेयर के रूप में उन्होंने ये किया कि बहुत सारे लोग जो भारतीय थे, जो मजदूर थे, श्रमिक थे, ये अभी तक कलकत्ता नगर के निवासी नहीं बन पाए थे। मतलब इनको वहाँ प्रॉपर्टी खरीदने का या अन्य चीज़ों का कोई अधिकार नहीं। इन्हीं के द्वारा अपने मेयरशिप में सभी को मालिकाना हक दे दिया गया और ये कानून बना दिया गया कि कोई भी किराएदार को बेदखल नहीं कर सकता है और किराएदारों को जो है वो रसीद देनी पड़ेगी भाड़े की, जो प्रमाण होगा कि किराएदार है और उस ग्राउंड पे किसी को बेदखल कलकत्ता में नहीं किया जा सकता। तो आप जानते हैं कि कलकत्ता में मकान मालिक शक्तिशाली नहीं होता है। कलकत्ता में आज भी जो है किराएदार ही शक्तिशाली होता है। हिंदुस्तान में एक यूनिक शहर है और इसी वजह से कलकत्ता में किराया लेने के लिए आपको पगड़ी देनी पड़ती है। रेसिडेंशियल एक रूम का भी लीजिएगा रहने के लिए ना, तो आपको पगड़ी देनी पड़ेगी वहाँ। क्यों? क्योंकि अब एक प्रकार से वो आपका अपना हो गया, आप कोई हटा नहीं सकता है। अगर हटा और उसकी आप बिक्री कर सकते हैं। सबसे ताज्जुब की बात ये है, जैसे 10 रूम का एक घर बना हुआ है, 10 किराएदार है और एक एक रूम लिए हुए है वो, और वो रसीद कट रहा है उसकी, तो उसको नहीं होगा तो दूसरे से बेच देगा। नहीं समझ रहे बात? तो ये सारी चीज जो की गई वो इन्हीं के मेयरशिप में किया। बात समझ में आई? अब देखिए, ये जो पीरियड है 33 से 36 तक, ये काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि 33 तक आते आते सभी नवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू हो गया। ठीक है? उसके पहले भी नेताजी बहुत बार गिरफ्तार हुए, लेकिन मेयर बन जाने के कारण छोड़ दिए गए। तो एक क्रांतिकारी व्यक्ति था जिसको फांसी दी गई थी कलकत्ते में, उसकी लाश को लेने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए और लाश पर बहुत देर तक रोते हुए रहे और फिर अपने तरफ से उस लाश का अंतिम संस्कार किया। ये घटना ब्रिटिश शासन को बहुत चुभ गई कि ये तो पूरी तरीके से उग्र और क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति, तो इसको भारत में रखना ही नहीं है, इसको यूरोप में निर्वासित कर दिया। और उस समय ये तपेदिक यानी यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस लोग से ग्रसित हो गए। तो इलाज के लिए उस समय भारत में यक्ष्मा का, तपेदिक का या टीबी का इलाज नहीं था। जिसको भी होता था समझ जाइए कि वो मर जाता था। आज का एड्स या कैंसर के समान था उस समय का टीबी। तो यूरोप में ये ट्रांसफर कर दिए गए। यूरोप में वो रहे कब से कब तक? तो 33 से लेके 36 तक।
यहाँ ये हिटलर से भी मिले, मुसोलिनी से भी मिले और गहरी घनिष्ठता हो गई स्थापित। और इसी समय बहुत कम लोग जानते हैं ऋतुराज जी कि यहीं पर इन्हें नेताजी की उपाधि वहां के लोगों ने दी। कहाँ के? जर्मनी के लोगों। लोग बोल देते हैं कि नेताजी की उपाधि भारतीयों ने दी थी। ये पूरी तरीके से ऐतिहासिक रूप से गलत है। जर्मनी के लोगों ने नेताजी की उपाधि दी थी और भारत में आके तब ये लोकप्रिय हो गया जब सिंगापुर में गया, वहां अपनी अस्थायी सरकार की स्थापना की तब। बहुत कम लोग जानते हैं ये कि यहीं इन्होंने अपनी किताब लिखनी शुरू की, यूरोप में ही। तो यूरोप में जब किताब लिखनी शुरू की तो इनको इंग्लिश टाइपिस्ट की जरूरत थी। तो एक ऑस्ट्रेलियन लड़की थी सीफो, हाँ, तो उसको किसी ने मिलवा दिया इनसे और ये लिखते थे, वो टाइप करके देती थी। तो इतनी सुंदर थी कि नेताजी को या सुभाष चंद्र बोस को प्रेम हो गया और दोनों ने वहां विवाह कर लिया। और उससे एक बाद में चल करके जिस समय नेताजी की मृत्यु हुई थी उस समय उनकी पुत्री की आयु जो थी वो 3 वर्ष की थी। आज तक उसकी पुत्री जीवित है और जापान में रहती है और वहाँ से इनके अन्य परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए बराबर आती है। और उनकी पत्नी कभी भी भारत नहीं आती। तो इस तरीके से जो है उनका वैवाहिक जीवन भी था, लेकिन बहुत गुप्त रूप से विवाह किया था। बाद में चल करके ये राज खुला जब उनकी बेटी भारत आई मृत्यु के बाद तब कि हम उनकी पुत्री हैं, वो मेरे पिता हैं, और ये पूरा घटनाक्रम भी है। तो देश सेवा के लिए अपने वैवाहिक जीवन को भी कुर्बान किया। और सिर्फ ये एकमात्र नेता नहीं थे, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारे यानी अधिकांश नेता ऐसे था जिनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं था और उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी पत्नियों की कुर्बानी दी, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ। इस महत्व को हम लोगों को समझना चाहिए इस आज़ादी के बेटा। अब 36 के बाद जब वो भारत आए तो जवाहरलाल नेहरू 36 और 37 के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 37 में फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये फैजपुर का अधिवेशन पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ। अभी तक कांग्रेस के अधिवेशन जो भी हुए हैं वो शहरों में हुए हैं, लेकिन फैजपुर जो बंगाल का एक जगह है, अभी वर्तमान समय में ये बांग्लादेश में पड़ेगा, तो बांग्लादेश का फैजपुर एक गांव था। उस गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और ऐसा इसलिए कि अब कांग्रेस पर ब्रिटिश सरकार का दबाव काफ़ी बढ़ता जा रहा था। जो भी शहर थे, शहर में कांग्रेस के अधिवेशन होने पर नहीं होने देने की संभावना ज़्यादा हो रही। इसीलिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति चेंज करके गांव में अपना अधिवेशन करना शुरू किया। और उसका एक दूसरा मकसद ये भी था कि इससे कांग्रेस का विस्तार और अधिक होगा अगर हम गांव में करेंगे तो इस परिपाटी को कायम रखते हुए दूसरा अगला अधिवेशन जो हरिपुरा में किया गया, ये हरिपुरा भी गांव है गुजरात का, ये कोई शहर नहीं था, जिसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। और दूसरा इसी अध्यक्षता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया था नेताजी ने, और जिसकी अध्यक्ष किसको बनाया था, तो नेताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बार भी ये त्रिपुरी में अध्यक्ष बने, लेकिन यहां इस अध्यक्ष के बाद विवाद हो गया। विवाद क्या हो गया? किनके बीच? तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच जो विवाद हुआ, इस विवाद के दो आधार। कितने आधार थे? दो आधार।
एक आधार था पट्टा भी सीतारमैया, सीतारमैया, और दूसरा आधार था कार्यकारिणी। अब जब त्रिपुरी का अधिवेशन हो रहा था तो अधिवेशन होने में अध्यक्ष चुना जाता था, तो ये पहला अवसर था कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने में इलेक्शंस हुआ। इलेक्शंस में एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए और दूसरी तरफ गांधी जी ने पट्टा भी सीतारमैया को खड़ा करा दिया। क्लियर? अब देखिए ऐसा क्यों हुआ। आज तक कांग्रेस में पहले से तय रहता था कि इसकी अध्यक्षता ये करेंगे और लोग उसको स्वीकार कर लेते थे, सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती थी वोट डालने की। लेकिन पहली बार हुआ कि नहीं, इलेक्शंस होगा और इस इलेक्शंस में पट्टा भी सीतारमैया हार गए। हारने के बाद गांधी जी ने कहा कि ये पट्टा भी सीतारमैया की हार नहीं है, हमारी हार है। ये कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं था, हाथापाई की बात नहीं थी, ये वैचारिक लड़ाई थी, विचारधारा की लड़ाई थी। और विचारधारा क्या था कि कांग्रेस को गांधी जी अहिंसात्मक रूप से चलाना चाहते थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को अब हिंसात्मक रूप से चलाना चाहते थे। ये विचारधारा की लड़ाई थी। तो ऐसी परिस्थिति में जब कार्यकारिणी का गठन करने की बारी आई तो जो अध्यक्ष होता था वो कार्यकारिणी बनाता था। लेकिन गांधी जी पट्टा भी सीतारमैया के हार के बाद नेताजी के पास कार्यकारिणी के सदस्यों की एक लिस्ट भेज दी कि आप अपने कार्यकारिणी में इनको आप शामिल कीजिए। अगर नेताजी उनकी बात को मान लेते तो फिर निर्णय तो बहुमत से होता था ना, तो इसका मतलब था कि अब नेताजी की बात नहीं चलेगी, क्योंकि कार्यकारिणी में अधिकांश सदस्य किसके थे, तो गांधी जी के। तो इस ग्राउंड पर कार्यकारिणी के इस मुद्दे पर, ये जो कार्यकारिणी वाला विवाद था, इस विवाद के मुद्दे पर जो क्या था कि नेताजी ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया कि ठीक है गांधी जी ही खुश रहे, ठीक है। और नेताजी के त्यागपत्र के बाद जो कांग्रेस की अध्यक्षता की वो किसने किया, बोलिए, बहुत बार प्रश्न आया है। कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, यही 39 में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो त्यागपत्र दे दिए ना, कौन चुने गए, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 39 के अध्यक्ष वो नहीं रहे, बल्कि 39 के अध्यक्ष कौन बन गए, राजेंद्र प्रसाद। और इसके स्थान पर नेताजी ने एक अलग दल बनाया, सॉरी अलग दल बनाया। वो दल का क्या नाम था, बोलिए तो। वाह क्या बात है, सलामत रहे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वाह, ये आईएएस का एग्जाम देने हैं, कुछ तो घर में पढ़ा करो। फॉरवर्ड ब्लॉक, हाँ, जब लिख दिया तो हाँ बोलने से क्या फायदा है, ठीक है। ये तो हुआ लड़कियों वाली बात। आमतौर पर वही लोग ऐसा करती हैं, वो जानते नहीं है, सुनते नहीं है, हाँ ये हुआ था वो हुआ था, आप जो हाँ यही तो बोल रहे थे, वही काम आप लोग कर रहे हैं। जानिए, सटीक बात जानिए। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बनाया और इसके नेतृत्व में कलकत्ता में एक 1940 में, कब 1940 में एक हॉलवर्ड स्टैचू था। क्या चीज, हॉलवर्ड स्टैचू।
हॉलवेल स्टैच्यू, इसको नेताजी ने तोड़ दिया, और जब तोड़ दिया तो नेताजी को नजरबंद कर दिया गया। नेताजी को नजर बंद कर दिया गया उनके घर में। पूरी घटना जानिए। बंद कर दिया गया, घर में बंद कर दिया गया। नजरबंद का मतलब होता है बाहर कि आप अपने घर से बाहर, अब घर आपका रूम ही है तो रूम ही में बंद हो, लेकिन नेताजी का घर रूम बहुत धनाढ़ परिवार से संबंधित थे, ये कोई गरीब नहीं थे। और पुश्तैनी इनका मकान आज भी कलकत्ता में है, जो म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर सरकार ने कर दिया है। तो घटनाक्रम क्या था, तो हम बता रहे थे हॉलवेल। आप जानते हैं कि हॉलवेल कौन था? बोलिए मिश्रा जी। वाह, बंगाल में जब अंग्रेज अपना पैर पसार रहे थे तो सबसे पहला गवर्नर जो बनाया था पलासी के युद्ध के बाद, पलासी के युद्ध के पहले नहीं, पलासी के युद्ध के समय गवर्नर दूसरा था। पलासी के युद्ध के बाद जो था वो रॉबर्ट क्लाइव बना था। रॉबर्ट क्लाइव 60 में जो था, 1760 में लंदन चला गया, तो 65 में दोबारा आया। तो क्लाइव के जगह पर बेंसी टाट को गवर्नर बंगाल का बनाया गया, लेकिन बेंसी टाट को आने में देरी थी, तो उसकी जगह पर हॉलवेल को स्थानापन्न यानी एक्टिंग गवर्नर बंगाल का बनाया गया कुछ समय के लिए 1760 में। एक तो ये था। दूसरा, जब पलासी के युद्ध के बाद ब्लैक हॉल की घटना घटी थी कलकत्ते में, तो ब्लैक हॉल की घटना का जन्मदाता हॉलवेल ही था। नवाब सिराजदौला पर आरोप लगाया इसने कि कलकत्ते पे जब उसने आक्रमण किया तो 146 अंग्रेजों को 8 गुने 12 फीट के कमरे में बंद कर दिया था, और जिससे दम घुटने के कारण जो है वो 123 अंग्रेजों की मृत्यु हुई। 23 बचा था, बचने वालों में हॉलवेल भी था। बाद में ये पता चला कि तो सरासर झूठ है, क्योंकि इतने छोटे कोठरी में इतने सारे लोग कभी आ ही नहीं सकते, ये मनगढ़ंत था। तो वो अपने समय का जो था ना, एक नंबर का झूठा आदमी था। जैसे हिटलर का एक झूठा आदमी था, कौन? उसका ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इसको गोबल्स या गेबल्स बोला जाता था। उसका कहना था कि झूठ को इतनी बार बोल दो कि वो सच हो जाएगा। तो 20वीं शताब्दी का झूठा जो था गेबल्स था, और 18वीं शताब्दी का झूठा हॉलवेल था। अब याद हो जाएगा हॉलवेल। तो अंग्रेज लोग हॉलवेल को महामंडित करते थे कि ये तो था 18वीं शताब्दी का, 20वीं शताब्दी में इसका स्टैचू बना हुआ था, इसको हॉलवेल स्क्वायर बोलते थे। तो नेताजी बोले कि झूठा आदमी का तस्वीर हमारे सामने रहेगा, तोड़ दिया। तो हॉलवेल प्रश्न आता है, इसीलिए हम इतना समय लेके आपको बता रहे हैं। तो हॉलवेल स्टैचू को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद जो है वो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और जब ये गिरफ्तार हो गए तो जेल में नहीं रख करके इनको घर पर रखा गया, क्योंकि टीबी से पुनः ग्रसित हो गए। तपेदिक रोग इनको हमेशा तंग किया करता था। अब देखिए, देश प्रेम में इतना ये थे कि घर में रहते हुए इन्होंने योजना बनाई कि हम जब तक विश्व से समर्थन प्राप्त नहीं करेंगे, चूंकि आपको याद है कि 33 से 36 तक ये यूरोप में रह चुके थे, यूरोप में हिटलर से भी मिल चुके थे, मुसोलिनी से भी, इसलिए इनको इस बात का उम्मीद था कि विदेशी शक्तियों से हम कांटेक्ट करके ब्रिटेन का नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इस समय जर्मनी और इटली दोनों ब्रिटेन के खिलाफ था।
तो किसी भी तरीके से ये वहां पहुंचना चाहते हैं। हाँ, तो इसलिए इस नजरबंदी से हम यहां पर शॉर्ट कर रहे हैं, बीच में सब बात बता देंगे, निकलकर रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। ठीक है, अब कैसे कैसे घटनाक्रम है, तो पूरा प्लान बनाया कि हमको तो यहां से भागने नहीं देगा। तो था कि हमको अगर जर्मनी जाना है तो भारत से जो रास्ता है ना, वो अफगानिस्तान जाएंगे, अफगानिस्तान से रूस जाएंगे और उसके बाद जर्मनी जाएंगे। तो इन्होंने अपनी दाढ़ी, अब खुद को सोचा कि हम अफगानी बन जाएं। तो अफगानी बनने के लिए इन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई और मुसलमान का भेष क्रिएट किया। जब ये पूरा हो गया तो फिर उसके बाद इन्होंने अपनी रणनीति के तहत घर से निकलने की योजना बनाई और उस योजना में जो साथ दिया इनका, वो उनके अपने बड़े भाई जो थे उन्होंने साथ दिया। उनकी गाड़ी थी, आज भी कलकत्ते में जाएगा तो जिस गाड़ी से वो गए थे कलकत्ता से गोमो, गोमो एक रेलवे स्टेशन है जिस स्टेशन का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन कर दिया गया आज भी। मैंने इधर रिसेंटली हुआ है, शुरू से नहीं था, शुरू से गोमो ही था। तो वहाँ से बाई रोड वो उनके बड़े भाई ने कार को ड्राइव कर करके उनको गोमो पहुँचाया। और ये लोग बोलते हैं कालका मेल, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं। फ्रंटियर एक्सप्रेस चलता था जो कलकत्ता से पेशावर जाता था। ठीक है, कलकत्ता से पेशावर जाता था। पेशावर पाकिस्तान में, तो उस समय भारत में ही था। तो गोमो से वो उस ट्रेन पर सवार हुए और नाम अपना रखा ज़ियाउद्दीन। अफगानी जो बने वो तो नाम भी रखना पड़ेगा ना भाई, ज़ियाउद्दीन। और वो पेशावर पहुंचे। पेशावर में जब वो पहुंचे तो एक वहां उनको साथी मिला, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत विस्तार कर चुका था इतने दिन में। तो पेशावर में भगत राम नामक एक व्यक्ति मिले जो उनके पार्टी का था। यहां से पेशावर से इनको रूस जाना था, तो अफगानिस्तान होते हुए जाते ही है। तो इनको मुसलमान तो बन गए थे ये, लेकिन अफगानी भाषा, ये पश्तो भाषा तो ये जानते नहीं, तो पकड़ा जाते। तो ये गूंगा बन गए पूरे अफगानिस्तान में। और भगत राम को रास्ते की जानकारी थी, तो ये इनको रूस जो है वाया अफगानिस्तान जो है पहुंचा दिया। और रूस के बाद ये जर्मनी गए। जर्मनी जो है में हिटलर से पूर्व से ही परिचित थे। हिटलर ने पूर्ण सहयोग करने का वादा दिया। अब यहाँ से घटनाक्रम चेंज होता है। उसमें कुछ नाम आपको याद रखना होगा और कुछ संगठन आपको याद रखना होगा। और वो था कि 14 जून से 23 जून, ठीक है, 14 से 23 जून 1942 को बैंकॉक सम्मेलन हुआ। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। बैंकॉक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन करने वाले व्यक्ति थे रास बिहारी बोस। ये रास बिहारी बोस कौन थे पता है आपको? 1911 में जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, इन्होंने फेंका था। और फेंकने के बाद ये विदेश भाग गए थे। उस समय जवान थे, अब बूढ़े हो गए। तो इस सम्मेलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी बुलाया गया और उस दक्षिणी पूर्व एशिया के देश के जितना भारतीय रहते थे सब भाग गए।
और सबों ने फैसला किया कि साहब हम लोगों को देश सेवा के लिए अंग्रेजों से अब लड़ना चाहिए। एक तरफ भारत में हिंसात्मक आंदोलन गांधी जी चला रहे थे, दूसरी तरफ देश से बाहर भारतीयों का एक ऐसा ग्रुप था जो भारत को अंग्रेजों से लड़कर स्वतंत्र कराना चाह रहा था। उसी में एक व्यक्ति का नाम मिलता है और वो व्यक्ति का नाम है कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह एक नाम कैप्टन मोहन सिंह याद रखिए, ठीक है। और दूसरा नाम याद रखिए प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह। और एक नाम याद रखिए मेजर फूजीहारा। मेजर फूजीहारा। हाँ, 3 नाम आपको याद रखना है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में अंग्रेज लड़ रहे थे किससे? जापानियों से। और जापानियों के द्वारा अंग्रेजों को पराजित कर दिया गया। तो जब पराजित कर दिया गया तब कैप्टन मोहन सिंह उन्हीं ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी थे, तो ये भी पराजित हो गए। अच्छा, पराजय के बाद मामला ये है कि जो उस सेना में अंग्रेज सेना में जो अफसर थे वो अंग्रेज थे और जो सिपाही थे वो भारतीय थे। तो पराजय के बाद ब्रिटिशों ने अपने अंग्रेज सैनिकों को और अफसरों को सुरक्षित भारत ले आया और इन लोगों को छोड़ दिया मरने के लिए। तो इससे बहुत रोष था भारतीय सैनिकों में कि हम जिनके लिए जापान से लड़ रहे थे तो उनको अपनी पराजय के बाद जापानियों से बचाया नहीं, हमें आत्मसमर्पण किया था इन लोगों ने, छोड़ दिया जापानियों के हवाले। तो उस सभी का लीडर कैप्टन मोहन सिंह थे। उसमें ये जो था प्रीतम सिंह, ये एक आध्यात्मिक सिख व्यक्ति थे। तो इन्होंने अध्यात्म की शिक्षा दी मोहन सिंह को, उनको शांत किया कि घबराओ नहीं, अब तुम्हारा कार्यनीति क्या होना चाहिए। तो इनको देश प्रेम की तरफ मोल्ड किया। और जब कैप्टन मोहन सिंह देश प्रेम की तरफ मोल्ड कर लिए तब मेजर फूजीहारा जो जापानी सैनिक अधिकारी था जिसके अधीन 40,000 भारतीय गिरफ्तार थे, उन 40,000 भारतीयों को सौंप दिया किसको? तो कैप्टन मोहन सिंह। और इस ढंग से कैप्टन मोहन सिंह ने इन दोनों के साथ मिल करके क्या बनाया? आजाद हिंद फौज। अब बात समझ में आई? और ये जो आजाद हिंद फौज बनाया ये 1943 में बनाया। कब? 1943 में। ऐसा इसलिए कि इसका दायित्व नेताजी को बुला करके सौंप दिया गया। तो निर्माता जो था वो कैप्टन मोहन सिंह माना जाता है, किसका? आजाद हिंद फौज का। और संचालनकर्ता जो था वो सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए साहब, बैंकॉक, ये सारी घटनाक्रम कहाँ हो रहा था? बैंकॉक में। सॉरी, बैंकॉक बोले, सिंगापुर। ये सारी घटना कहाँ हो रहा था? सिंगापुर। सिंगापुर में। जो सम्मेलन सिंगापुर में नहीं, बैंकॉक में हुआ। ये अस्थायी सरकार बना दिया। कौन? नेताजी ने सिंगापुर में खुद राष्ट्रपति बने और प्रधान सेनापति बने। और बाकी एक सरकार में जितना मंत्रालय होता है, विभाग होता है, सब। और आपको सुनकर ताजुब होगा कि उस समय के 11 देशों की सरकारों ने, कितना? 11 देशों की सरकारों ने इस सरकार को मान्यता दी। और वो 11 देश जो थे जिन सरकारों ने इन सरकारों को मान्यता दी उनमें
जापान था पहला, दूसरा जर्मनी, तीसरा बर्मा, चौथा फिलीपींस, पांचवा कोरिया, छठा इटली, सातवां चीन, आठवां मंचूको, और उसके बाद 9 शक्तियों ने, और 9वां जो है आयरलैंड। ये 9 शक्तियों ने इस सरकार को मान्यता दे दी। जापान अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत चुका था, तो जापान ने नेताजी के हवाले कर दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और नेताजी की फौज वहां चली गई, आजाद हिंद फौज। और अंडमान का इन्होंने नामकरण किया शहीद दिवस द्वीप, और निकोबार का नामकरण किया स्वराज द्वीप। अब उसके बाद ये फौज लेकर के चले आए उत्तर पूर्वी राज्य असम के तरफ, जो अभी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये सब राज्य बन गया। पहले पूरा का पूरा असम उस समय कहा जाता था। और इसके बहुत सारे क्षेत्रों को, जिनका नाम आपको जानना चाहिए, रामू, कोहिमा, पलेल, तिद्दिम, ये सब भारतीय क्षेत्र थे। इनको नेताजी जीतने में सफल रहे। कोहिमा में तो अंग्रेजों को बहुत मुंह की खानी पड़ी, लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए कि जापान, जर्मनी तो पहले ही हार चुका था और सरेंडर कर चुका था। जापान ने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया और इस युद्ध से हार गया। अगर धुरी राष्ट्र यहाँ पर जीत जाता तो शुरू की क्लास में हमने कहा था कि भारत में स्वतंत्रता की लॉ कुछ दूसरी रहा, और आज हम दूसरी बात पढ़ रहे होते। लेकिन ये हार ने, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के हार ने इतिहास को बदल दिया। अब ऐसी परिस्थिति में नेताजी के सिपाही गिरफ्तार होने लगे, और उसके बाद नेताजी को सिंगापुर से जो है वो जापान जाना था, टोक्यो। तो वो जिस प्लेन पे बैठे हुए थे, तो फार्मोसा जब जो पहुंचा तो वहाँ उस प्लेन में आग लग गई और वहीं वो जहाज़ गिर गई। नेताजी झुलस करके काफ़ी घायल हो गए थे। तो ताइपेई नामक एक जगह था जहाँ सैनिक अस्पताल में उनका इलाज किया गया, लेकिन वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो सामान्य रूप से सभी लोग इससे 18 अगस्त 1945 की ये घटना है वो स्वीकार करते हैं कि नेताजी मर गए। लेकिन उनका जो परिवार है, उनका परिवार का ये दावा है कि नहीं, नेताजी मरे नहीं थे। नेताजी को रूस में कैद कर लिया गया था और बाद में चलते मरे। इसके लिए कुल 3 आयोग बना, तीनों आयोगों ने जांच की, लेकिन इस जांच में 2 आयोग ने इसी मृत्यु को सही पाया, यानी 18 अगस्त 1945 वाले को। जो बाद का तीसरा आयोग था उसने कहा कि नहीं, उनके परिवार के सदस्य जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन सरकार ने उसको नकार दिया। खैर, जो भी हो, इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद ये संभव नहीं है कि नेताजी भी जिंदा होंगे। अब वो प्लेन क्रैश में मरे या कुछ दिनों तक जीवित रहे, ये एक रहस्य की बात है, जो उसके लिए आशा करते हैं कि भविष्य में हो सकता है कि इस रहस्य से पर्दा। तो ये था पूरा छात्रों आज़ाद हिंद फौज का विवरण। हम समझते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में पूरी बात आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।